तो स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीपीसीएल अकाउंट क्लर्क, ये एक फॉर्म है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे ट्रैक करें, वैसे इसी में एक रेवेन्यू ऑफिसर्स आता है, वो ग्रेजुएट लेवल्स के लिए होता है। और ये आपका, अगर आप इसकी भी अगर क्वालिफिकेशन चेक करें तो देखिए इसमें दिया गया है कि ये भी ग्रेजुएट लेवल का ही है। इसमें कंप्यूटर टाइपिंग भी मांगी गई है। और अगर आप हिंदी। थोड़ा सा, हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए ऑनलाइन आपको डिक्लेरेशन दिख जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो लेखा लिपिक, इस पोस्ट का नाम है लेखा लिपिक। और इस पोस्ट में देखिए यहां साफ साफ लिखा गया है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपका डोएक का ट्रिपल सी स्तर के कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न होंगे। और इसमें 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आते, यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर प्रथम भाग में परीक्षा में कम से कम 50% नहीं लाना अनिवार्य है। इसका मतलब समझ आ रहा है कि 25 नंबर्स कम से कम आना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो आपका सेकंड वाला का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसीज है अगर आप ग्रेजुएट स्टैंडर्ड लेवल्स के हैं, और अगर आप लोग इस तरह की वैकेंसीज भरते हैं तो आपको बड़ा सही रहता है। तो आप इसको भी भरिए, क्योंकि इसका कंप्यूटर वाला तो फंडा एक ही है, वो तो सबका एक ही जैसे ही आना है। और आपको दूसरी चीजें अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। तो सर बच्चों बताइए। फिर बता रहे हैं कि उबंटू सर इंस्टॉल करते हैंग वगैरह तो नहीं लैपटॉप वगैरह करेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मंटू, कोई हैंग वैंग वाला से। आपके लैपटॉप में अगर विंडो 8 चल रही है तो आप उबंटू बड़े आराम से चला सकते हैं, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं। विंडो 10 चला रहे थे इससे पहले। हाँ, तो विंडो 10 चला रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं। आप लोग कभी भी कोई चीज इंस्टॉल किया करिए तो पहले ना उसके स्पेसिफिकेशंस देख लिया करिए। तो देखिए आप अगर यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उबंटू में यहाँ पर अगर आप खोलते हैं तो इधर पे आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। ये देखिए दिखा रहा है ना, रिकमेंडेड आपके पास 2 गीगाहर्ट्ज का कोर प्रोसेसर होना चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए, 25 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इंटरनेट अगर है तो बढ़िया है, और डीवीडी और यूएसबी इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए। बस इतनी चीज होंगी तो आपके पास बट नेचुरल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके यही दोनों होते हैं। प्रोसेसर, डुअल कोर काफी पुराना प्रोसेसर है, आजकल की कोर सीरीज में तो कोर i7 कोर i9 तक आ गया है। लेकिन जिसके पास कोर टू ड्यू भी है वो भी बड़े आराम से चला सकता है। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा है जिसमें कोर टू ड्यू पड़ा हुआ है, और जबकि 4 GB रैम नहीं भी है, उसमें 2 GB है, फिर भी वो चल जाता है। तो आप बड़े सर आराम एएमडी से, वाले में चल जाएगा ना? एमडी में भी चल जाएगा। जो मुलायम सिंह वाला है क्या? नहीं तो सर। हाँ, उसमें भी चल यस जाएगा। यस सर। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज के टॉपिक्स में मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करा रहा हूं। ये यूपीपीसीएल का TG2 का पेपर है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा बिकॉज ये भी ट्रिपल सी ही बेसिस में है। लास्ट पेपर हम लोगों ने ट्रिपल सी का सॉल्व किया था, अब मैं एक पेपर इसका सॉल्व करा देता हूं, और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ट्रिपल सी का फिर से सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक और राय दे रहा हूं कि जो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसको जरूर सॉल्व करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1800 क्वेश्चंस करके हैं, पीडीएफ 1 2 3 करके होगा, या फिर आपको एक में 180 क्वेश्चंस हैं, इस तरह करके अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आप लोग इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इस क्वेश्चंस ऑलरेडी ये आपका सॉल्यूशन पैक है तो इसमें टिक लगे हुए हैं, और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली दूंगा, ये है क्यों क्यों सही है। इनमें से बहुत सारी चीजें आपसे निकल कर आएंगी जो आपको आगे काम आने वाली हैं। तो पहले चीज देखिए, HD हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक के सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित है? मुझे आप बताइए ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है, कोई बता सकता है? ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब होता है एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि लाइट की मदद से लिखे, लाइट की मदद से यानी कि लेजर बीम से, जिसमें आता है एग्जाम्पल CD, DVD एंड ब्लू रे। ये सारे नॉन इम्पैक्ट। ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिवाइस हैं ये सारे, क्लियर। और हार्ड डिस्क किस में आती है ये भी ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क जो आती है वो आप लोगों का मैग्नेटिक स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज इसलिए क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। तो ऑप्टिकल स्टोरेज वो होता है जो लेजर बीम से लिखता है, जैसे CD और DVD। और आप लोगों का मैग्नेटिक स्टोरेज वो होता है जिसमें कि पार्टिकल्स होते हैं मैग्नेट ऑक्साइड के, और उसकी मदद से स्टोर करता है। तो इसमें ऑप्टिकल डिवाइस पूछ लिया, तो अगर आप लोग गौर करें तो इसमें आप लोगों का एक ऑप्टिकल डिवाइस देखिए, ब्लू रे है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी, ये दोनों मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं।
क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर चुंबकीय प्रिंसिपल फॉलो करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, ये भी आप लोगों की ऑप्टिकल डिवाइस है, लेकिन सीडी और डीवीडी में एचडी वीडियो किस में स्टोर होंगे? एचडी वीडियो की तो बहुत ज्यादा साइज होता है ना, तो सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? 500 MB। और ब्लू रे जो है वो नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो आपको कम से कम 20 जीबी तक की आराम से मिल जाएगी। तो इसीलिए ब्लू रे इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें आप एचडी मूवीज बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का मतलब? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा वर्णन करता है? कंप्यूटर बूटिंग, आपको पता है मैंने बूटिंग के बारे में आपको पहले भी बताया था। बूटिंग वर्ड आ जाए तो बूट का मतलब होता है कंप्यूटर के ऑन होने से स्क्रीन तक आने की पूरी विधि, जिसमें कंप्यूटर चेक करता है कि उसके सारे पार्ट, सारे हार्डवेयर प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बूटिंग दो तरीके से बटी हुई है, एक होती है वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग वो होती है जो आप लोगों के कंप्यूटर्स के चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, तो उस सेट में हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद है और हम काफी दिन बाद उसे ऑन करते हैं या काफी घंटे बाद ऑन करते हैं, तो उसके बीच में वो पूरे पार्ट्स चेक करता है, सारा स्क्रीन पर आपको दिखाता है, उसके बाद आपका आंसर आना शुरू होता है या फिर आउटपुट आना शुरू होता है। तो इसमें लिखा गया है कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए खंडित फाइलों का विलय करना। ठीक, विलय का मतलब मैं कंबाइन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, हार्ड डिस्क और फाइलों का और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिफ्रेश करना। अब देखिए बूटिंग का मतलब मैंने आपको बताया, कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं, ऑन करते ही आपके, आप देख लीजिए पहले इसको थोड़ा सा और समझ जाएंगे, क्योंकि बूटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस कई बार आए हैं कई तरीके से। कंप्यूटर बूटिंग, अब देखिए कभी भी कंप्यूटर जब बूट करता है तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इससे आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगे। कभी भी कंप्यूटर जब बूट करता है तो बूटिंग के लिए ये स्क्रीन सबसे बेस्ट है। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है उसमें एक डिवाइस लगा होता है, उसे कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। तो बायोस का मेन काम क्या है? बायोस जो है वो हमारे कंप्यूटर्स के अंतर्गत एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं उन सबको वो एक लिस्ट के रूप में रखता है स्टोर करके। और जैसे ही आपका पीसी ऑन होता है बायोस चेक करता है कि सारे हार्डवेयर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी भी आप देखिए कंप्यूटर ऑन होगा तो सबसे पहले एक जो डेस्कटॉप है उसमें एक पीप साउंड आएगी, फिर बायोस कॉल द कोड स्टोर इन द एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड एट द डिस्क। मास्टर बूट रिकॉर्ड एक फाइल सिस्टम होता है जो कि आपके हार्ड डिस्क में है, जिसमें कि वो पता रहता है कि सबसे पहले किस फाइल को पढ़ना है, किस फाइल को नेक्स्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो ऑन कर लिया, बायोस ने सारा हार्डवेयर भी चेक कर लिया, हाँ रैम भी काम कर रही है, कीबोर्ड भी काम कर रहा है, माउस भी काम कर रहा है, डिस्प्ले भी है, सब कुछ, और कुछ ही सेकंड के अंदर आपको ओके कर दिया, आगे बढ़ा दिया। फिर एमबीआर जो सेकंड स्टेप पे आया, इसने क्या किया, मास्टर बूट रिकॉर्ड्स एक ऐसी फाइल जिसमें, और ये आपके हार्ड डिस्क में शुरुआती स्टैंड पे लगी रहती है, ये पहले पढ़ लेता है कि आपके कंप्यूटर में सब कुछ आ गया है, तो अब अगला स्टेप क्या करना है, किन किन फाइलों को पढ़ना है। तो एमबीआर लोड बूट सेक्शंस, तो एमबीआर में जो होता है वो एक आपके हार्ड डिस्क का जो पहला पार्टीशन होता है जिसमें सी ड्राइव में आपकी विंडोज पड़ी होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टीशंस। तो एक्टिव पार्टीशंस को पूरा लोड कर लेता है और उसके बाद फिर बूट लोडर्स आपकी सारी फाइलें जितनी भी हैं विंडोज वगैरह की, ये सब करना शुरू करता है। ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम लोग कहते हैं बूटिंग सीक्वेंस, और ये ओ लेवल में भी कई बार पूछा जाता है, आईसीटी का एक पेपर होता है बूटिंग सीक्वेंस आपका आखिरी। तो इस क्रम में पूरी बूटिंग होती है, और जब ये पूरा हो जाता है बूट लोडर, तब आपको जाकर आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को डेस्कटॉप दिखाई देता है। तो बच्चों इसमें वही चीज पूछी गई है कि ये बताइए बूटिंग का अच्छा विवरण क्या है। तो जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हार्ड डिस्क में पड़ा है वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में आता है, लोड होता है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर चलने के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन, ये एक्सेल कह लीजिए या लिब्रा कह लीजिए, राइटर के लिए, सॉरी कैल के लिए, वर्कशीट में सेल की वर्तमान स्थिति और समय दर्ज करने के लिए, याद है आपको ये सारे पढ़ाए गए थे,
चलिए आप लोग मुझे बताएंगे, ये तो इसमें आंसर तो समझ आ रहा है कि नाउ से हम लोग यहाँ पे अगर आप चेक करें, और अगर मैं आपको कैल्क दिखाता हूं, एक्सेल दिखाता हूं, तो एक्सेल में अगर आपको आज की डेट एंड टाइम देखनी है तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, टुडे। टुडे लिख के एंटर करते हैं तो आज की डेट आ जाएगी। और अगर मैं नाउ लिखकर एंटर करता हूं तो बताइए क्या आएगा? सर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम दोनों। बिल्कुल सही है, देखिए डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप गौर करें तो क्वेश्चंस में दिया गया है डेट। याद है ये फॉर्मूला क्या करता है, किसी को पता है? डेट फॉर्मूला बेसिकली अगर आपके कंप्यूटर्स के अलग अलग सेलों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं तो वो मिलाकर एक डेट बना देगा। जैसे आपने यहां लिखा इक्वल टू डेट, ब्रैकेट में लिखा पहले ईयर, ईयर वाला सेल ले लेते हैं A3, कॉमा मंथ, कॉमा डे। अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इस हैश नम का मतलब है एरर है। तो ईयर में मैंने डाल दिया 2000, यहां डाल दिया 5 और यहां डाल दिया 10। इस हैश का मतलब है कॉलम छोटा पड़ गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया आज की डेट। इस डेट को हम इंडिया के हिसाब से लिख देते हैं, तो हम लोग इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 10 मई 2000 हो गया। अब मैं यहाँ 5 की जगह अगर मैं यहाँ 11 कर देता हूं तो बताइए डेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। 11 नवंबर। 10 नवंबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपने 10 जो डेट नवंबर। लिखी है तो उसमें पहला पार्ट क्या होता है? ईयर, मंथ और डे। तो ये हो गया आप लोगों का डेट फॉर्मूला। इसी तरह यहाँ एक फॉर्मूला दिया है टाइम। टाइम भी आप लोग चेक कर सकते हैं। टाइम लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, इसमें देखिए लिखा है घंटे, मिनट्स और सेकंड। ये घंटे वाला सेल है, ये मिनट वाला है, ये सेकंड वाला है। अब अगर आपने यहाँ पे लिख दिया घंटे मान लीजिए 10, मिनट लिख दिए 5 और सेकंड लिख दिए 14, ठीक? तो आप देख रहे हैं 10:05 AM दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ मान लीजिए 22, तो आपको तुरंत दिखा दिया उसने 10:05 PM। क्लियर हो गया? अगर आप इसको सेकंड्स भी देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए और इसको AM PM की जगह आप लोग कोई और फॉर्मेट में ले लीजिए जिसमें सेकंड्स भी आए। देखिए इस तरीके से। तो चारों फॉर्मूले पता चल गए, नाउ, डेट, टुडे एंड टाइम। सवाल में था कि वर्तमान तिथि और समय दर्ज करता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट नाउ है क्योंकि दोनों दिखाता है, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संख्या के लिए 15, जैसे 15 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या या अंकों या प्रतीकों का उपयोग करती है? तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के जो सबसे बड़ा आप लोग शो करते हैं वो आप लोगों का बाइनरी है। आप देख पा रहे होंगे कि जब कभी आपको कोई भी नंबर लिखना होता है उसका डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टा छोटा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं आपको यहां पर एक कैलकुलेटर दिखाता हूं, ये रहा हमारा कैलकुलेटर, और अगर मैं कैलकुलेटर में आपसे बोलता हूं आप एक छोटा सा नंबर लिख दीजिए जैसे 256, ठीक है? यहां पर देखिए डेसिमल के बाद मैंने इसको कर दिया हेक्सा में, देखिए इसका हेक्सा हो गया 100, ऑक्टा हो गया 400, और बाइनरी आपने देखा सबसे बड़ी संख्या जैसा दिखा रहा है। तो वही चीज इसमें पूछी गई है। 15 का भी एग्जाम्पल लेंगे तो बाइनरी सबसे बड़ा नंबर दिखाएगा इसमें, क्योंकि 15 का अगर हम लोग बाइनरी 15 को अगर हम बाइनरी में हेक्सा में चेंज करेंगे तो F आएगा, ऑक्टा करेंगे तो 17 आएगा, बाइनरी में 4 बार 1 आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा की पंक्तियों और स्तंभों की ग्रिड के व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, एक टेबल के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि आप लोगों का रो एंड कॉलम का इस्तेमाल होता है, तो वो कौन सा है सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट? स्प्रेडशीट। मुझे बताइए स्प्रेडशीट को लिब्रा में क्या कहा जाता है? कैल्क। ठीक है, और प्रेजेंटेशन को? इम्प्रेस। वर्ड प्रोसेसर को? राइटर। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताइए, कोई किसी को पता है कोई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एक आता है VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर। क्लियर? ये सारे आप लोगों के मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि ये आपके मूवीज और सॉन्ग चलाने में मदद करते हैं।
तो इनको हम लोग मल्टी एमएक्स भी होगा सर। एमएक्स प्लेयर भी कह सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर बच्चों देखिए, अगला सॉफ्टवेयर है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। भाई कहां, जहां पर आपका डेटा है इस जगह, इस डेटा में या इस जगह पे फॉर्मूला क्या है या डेटा क्या लिखा है, तो ये हम कहां से चेक करते हैं, यहीं से तो देखते हैं। और इस बार को क्या कहते हैं, जो सबसे ऊपर है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार हमें बताता है कि आपका इस सेल पे कौन सा फॉर्मूला लिखा गया है। तो कहीं पे भी आपका कोई सक्रिय सेल है, उस सेल पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्या डेटा लिखा है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। चलिए इन चारों के बारे में मेरे को बताइए। सबसे पहले बताइए टाइटल बार कहां होता है। टाइटल बार कहां होता है? ये आपके सामने स्प्रेडशीट खुली हुई है, ऊपर। सबसे ऊपर जो बार लगा हुआ है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्लियर? जहां पे नाम लिखा रहता है। दूसरा बताइए नेम बॉक्स कहां होता है और स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे होता है सबसे। स्टेटस बार सबसे नीचे है, जहां पर आपको रेडी दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको अपना जूम लेवल और ये सब चीजें दिखाई देती हैं। और नेम बॉक्स ये है जिसमें दिखाई देता है कि आपका सेल जो है वो कौन सा है। जैसे इस समय मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो ये सेल मेरा D2 है, D2, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये D2 सेल का है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन एक बार और मैंने कराया था जो टेक्निकल ग्रेड 2 का जो पहला पेपर सॉल्व कराया था, इसमें आपको बताया था कि बाइनरीज का जो स्काई कोड होता है उसको एक क्रम से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं तो आखिरी के 3 डिजिट देखिए, पहला वाला डिजिट ये होगा, उसके बाद ये होगा, क्योंकि ये आपको एक एक करके बढ़ना शुरू करता है इस तरीके से। मान लीजिए ये कैसे मैंने लिख दिया, ये ऐसे ही नहीं लिखा है। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, अगर 100 लिखा है और अगर इसका डेसिमल करें तो 124, यानी कि ये हो गया आपका 4। 5 अगर आप लिखेंगे तो 5 का बाइनरी ये होगा, 6 लिखेंगे तो 6 का बाइनरी ये होगा, 7 लिखेंगे तो 7 का बाइनरी ये होगा। तो अंतर क्या आ रहा है? अंतर में अगर आप गौर करें तो अंतर में आखिरी के डिजिट ही तो बदल रहे हैं। पहले 0 था 1 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर अगला आएगा तो 1 बढ़ जाएगा, 4 हो जाएंगे। फिर इसी चीज में इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है कि आपका u का नंबर 101 है, तो u का अगला क्या होता है? v होगा। तो v का 101 का अगला क्या बन जाएगा? 110। अगर इसका भी अगला पूछता तो कोई बता सकता है कि अगर u v और उसके बाद अगर आपसे y पूछ लेता तो y का क्या बनना चाहिए था? y का ये बन जाता। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। स्काई कोड जो है वो आखिरी के 3 डिजिट्स को फॉलो करता है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या है। ईमेल सेवा में पीओपी का अर्थ क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कोई बता सकता है इसके बारे में क्या है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल? सुना है कभी कहीं? ये क्वेश्चन पुराने समय पे जब ट्रिपल सी एग्जाम होते थे, जिस समय सिलेबस चेंज नहीं था, तब उस समय आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से गिना जाता था। अब ये नहीं आता है, लेकिन यूपीपीसीएल में है। अब आप लोग इस क्वेश्चंस को इससे ध्यानपूर्वक ध्यान रखिए, पीओपी एंड एसएमटीपी। पीओपी 3 एंड एसएमटीपी लिख देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा ये है क्या। बच्चों पीओपी एंड एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल्स हैं और इसके लिए ये सबसे बढ़िया डायग्राम है। देखिए होता क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, आपका अपना पीसी है, ठीक। आपके कंप्यूटर में मेल आती हैं, ईमेल आती हैं और आप दूसरे को मेल भेजते भी हैं। ईमेल कहीं से भी आ सकती हैं और कहीं पर भी आप भेज सकते हैं, यानी किसी भी सर्वर से मेल आ सकती है, आप किसी भी सर्वर या किसी भी पर्सन को मेल भेज भी सकते हैं। लेकिन मेल आना और मेल भेजने के लिए एक बकायदा प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। प्रोटोकॉल वर्ड का मतलब बच्चों होता है सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब है एक नियम जिसके द्वारा आप लोगों की मेल लाई और भेजी जा रही। तो प्रोटोकॉल्स, सबसे पहले जब कभी आपके पास कोई मेल आएगी तो मेल आते समय POP3
प्रोटोकॉल यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का रूल फॉलो करता है। इसी के आधार पर आप लोगों को मेल प्राप्त होती है। और जब कभी आप लोग मेल किसी को भेजते हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। इस रूल के आधार पर ही मेल भेजी जाती है। तो कभी आप जीमेल बॉक्स की सेटिंग पे जाएंगे तो वहां पे लिखा मिलेगा pop.आपकी gmail.id.com इस प्रोटोकॉल को रिसीव करने के लिए यूज किया जा रहा है, और smtp.gmail.com इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भेजने के मेल लिए। भेजने के लिए किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये काम बहुत आता है मेल प्रोटोकॉल से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग करता है? इसका मतलब समझ रहे हैं? एक एक शीट का मतलब जैसे हम लोग लूज पेपर भरते हैं A4 साइज के, जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन में तो हम एक लंबी शीट नहीं लगाते ना, एक सिंपल सा पेपर डाल देते हैं, एक एक करके वो प्रिंट होते रहते हैं, 1 2 3। लेकिन कभी आप बैंक वगैरह में गए हैं तो वहां पर देखा होगा आपको एक प्रिंटर लगा हुआ दिखाई देगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जिसको आप DMP प्रिंटर भी कहते हैं, DMP प्रिंटर। और DMP प्रिंटर की अगर आप प्रिंटिंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा DMP प्रिंटर्स जो है वो आप लोगों का एक लंबी सी इस तरह की एक शीट होती है। जैसे कि अगर मैं इसमें किसी में भी दिखा दूं, एक लंबा सा एक रोल होता है ये रहा, और इस रोल में दोनों तरफ गोल गोल छेद लगे होते हैं। कभी बिजली का बिल विल दिया हो इस तरीके का, और ये पूरा का पूरा पेपर एक साथ लगा दिया जाता है इस पर ऐसे, और ये प्रिंट करना शुरू कर देता है। अगर आपका एक पेज भर गया है और अगर आपको इसे निकालना है तो बीच से आप इसे फाड़ भी सकते हैं, उसमें डॉटेड बना होता है फाड़ने के लिए, और वरना वो कंटिन्यू प्रिंट करता ही रहता है। कभी आप लोगों ने देखा हो बिजली विभाग में या फिर रेलवे स्टेशन में टिकट वगैरह गए हो तो उसमें भी टिकट एक के पीछे सब लगी रहती है, एक प्रिंट होती है फिर वो फाड़ के दूसरे को दे देता है। देखा है? इसी को हम लोग कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, पूरा नाम है आपका DMP का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है एवरेज का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा एवरेज का? ये 4 आ गया इसका आंसर, ये कैसे निकला? किसी को कोई आइडिया? देखिए मैं बताता हूं इसका आउटपुट इन्होंने 4 कैसे निकाला। फॉर्मूला है इक्वल टू एवरेज। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस फॉर्मूले को एक आसान तरीके से दिखाता हूं, फिर आप लोगों को इसे समझने में आसानी होगी। ये रहा हमारा स्प्रेडशीट, आप कैल्क में भी कर लीजिए, आंसर एक ही आएगा, इक्वल टू एवरेज। कोई बता सकता है एवरेज फॉर्मूला क्या करता है? अगर मैं लिखूं इक्वल टू एवरेज 10, 15, 20, आपको बताया गया था कैल्क पढ़ाते समय कि सम फॉर्मूले से नंबर्स को जोड़ते हैं। कैल्क में सॉरी एवरेज फॉर्मूला जो है वो औसत नंबर निकालता है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा है 10, 15 और 20, तो इसका औसत नंबर क्या होगा? इसका औसत नंबर होगा 10 + 15 + 20 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। 15। एवरेज यही तो करता था, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है 12 ग्रेटर देन 16। अब यहां पे थोड़ा सा अलग हो गया ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या हो गया? क्या ये कंडीशन सही है, हाँ या ना? 12 क्या 16 से बड़ा होता है? नहीं। गलत है। तो आपके कैलकुलेटर या फिर फॉर्मूले में अगर गलत है तो इस जगह पर वो 0 मान लेगा इस चीज को। क्लियर? और अगर ये कंडीशन सही होती तो इसे 1 मानता वो। गलत होने पे 0, सही होने पे 1। तो अगर आप लोग गौर करें तो अभी ये गलत है, तो अब अगर आप लोग देखें तो इसका एवरेज आ गया 10। अब अगर मैं यही वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, देखिए इसी का लगा देता हूं, 3, 12 ग्रेटर देन 16, 9। देखिए 4 आ गया। क्यों 4 आ गया? अगर आप चेक करें तो एवरेज हमें 3 नंबरों का निकालना है। पहला नंबर कौन सा है? 3। आखिरी नंबर कौन सा है? 9। और क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। तो इसने क्या मान लिया उसको? 0। तो 3 + 0 + 9 डिवाइड बाई 3, तो 4 ही तो आएगा आंसर। ठीक, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैंने इसकी जगह यहां पे ये लिख देता ग्रेटर देन, तो क्या अभी भी आपका 4 ही आता?
नहीं। नहीं, क्योंकि आप कंडीशन सही हो गई है, और सही होने का मतलब है बीच वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1। अब अगर आप देखें तो पहला वाला 3 है, आखिरी वाला 9 है, ये कंडीशन सही हो गई तो 1। तो आपका आंसर हो गया 3 + 1 + 9 डिवाइड बाई 3। तो इसीलिए पॉइंट्स में आपका आंसर आ रहा है। तो समझ आ गया, ये एवरेज फॉर्मूला है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। जी सर। आगे बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। डॉस सभी को बताइए, डॉस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा विंडोज, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, याद है आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले यूनिक्स और लिनक्स के ही तो कमांड पढ़े थे। जी। और कैस्पर स्काई, बताइए ये क्या है, कैस्पर स्काई क्या होता है? ये तो विंडो तो होता नहीं, मतलब ओएस सिस्टम तो है नहीं कोई। सुना नहीं किसी ने कैस्पर स्काई के बारे में? चलिए देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एंटीवायरस, ये जरूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत आते हैं कि 4 आपको दे दिए गए होंगे और आपसे बोला गया होगा कि बताइए इनमें से कौन सा अलग है। तो एंटीवायरस के नाम पहले समझ लीजिए। एंटीवायरस में आता है बिट डिफेंडर, नॉर्टन, अवीरा, एफ सिक्योर, कैस्पर स्काई, ट्रेंड, वेबरूट, ईसेट नॉड। ये सारे फेमस एंटीवायरसेस हैं। और एंटीवायरस का यूज कैसे किया जाता है? एंटीवायरस का यूज वायरसेस को बचाने के लिए किया जाता है, वायरस से बचने के लिए किया जा सकता है। ये सारे आपके फेमस एंटीवायरसेस हैं, तो एक बार इनके नाम जरूर ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि ये काम आते हैं। एंटीवायरस बहुत इजी होता है, किसी भी चीज को वायरस से स्कैन करना है, आपके पास कोई फाइल है, आप अगर उस फाइल को वायरस स्कैन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फाइल के ऊपर माउस का राइट क्लिक करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई चेक करनी है, कोई भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक फाइल ले लेता हूं, और उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके उसे यहां से, जैसे मुझे ये चेक करना है तो राइट क्लिक करेंगे। यहां देखिए मेरे उसमें गार्जियन एंटीवायरस पड़ा हुआ है, तो यहां दिखाएगा गार्जियन, इसको क्लिक करिए और ये नीचे स्कैन करना शुरू कर देगा, बताएगा कि इसमें कोई वायरस नहीं है। तो ये ऐसे तो यूज नहीं करते लोग, जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव लगाने के साथ साथ इसको पूरा स्कैन कर लेते हैं, हाँ कि ये सब कुछ सही है कि नहीं, कोई वायरस तो नहीं है। जब सही है तभी फिर आपको चेक करना होता है या यूज करना होता है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये एंटीवायरस है जो बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए एक और बढ़िया है। नेक्स्ट है, मेरे को बताइए कि आप लोगों ने याद हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर राइटर में काम कर रहे थे, उसमें चेंज केस ऑप्शन आता है, उसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, इससे क्या होता है? लाइए समझा दें ये क्या है। सारे वर्ड कैपिटल में हो जाते हैं। सारे वर्ड नहीं पहला होते, वर्ड कैपिटल। पहला पहला वर्ड वर्ड कैपिटल कैपिटल होगा। होगा। हाँ, Each। अब देखिए ये आपने एक पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, दिखने में अच्छा लगेगा। ये रहा चेंज केस की, ये है आपके पास चेंज केस, यहां आपको दिख रहा होगा। चेंज केस में एक जगह लिखा है अपर केस, इससे क्या होने वाला है, सारे कैपिटल होने वाले। सारा। उसके बाद लिखा है लोअर केस, क्या होने वाला है, सारे सब सारे स्मॉल। स्मॉल में हो जाए। सेंटेंस केस में क्या होगा, पहला कैपिटल होगा, आप देख रहे होंगे शब्द का पहला पहला कैपिटल हो रहा है पूरी लाइन में। और उसी के साथ टॉगल केस में क्या हो रहा है, देखिए पहले वाला स्मॉल हो गया, और उसी के साथ साथ अगर कैपिटल ईच वर्ड कर दिया तो हर शब्द का आपका पहला कैपिटल हो जाएगा। देखिए रहा कैपिटल ईच वर्ड, देख रहे हैं, ऑन का ओ, द का टी, इंसर्ट का आई, आ रहा है ना समझ में? तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये पांचों के पांचों कहलाते हैं चेंज केस। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। प्लस F3। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज और, आप लोगों की MS ऑफिस की पूरी यहां तक कि विंडोज और ये सभी चीजों की शॉर्टकट कीज मैंने आप लोगों के टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। आप लोगों को जिसको चाहिए आप लोग टेलीग्राम अपने फोन में इंस्टॉल कर लें। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को एक मेरा चैनल मिलेगा, मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। और इसमें अगर आप लोग चेक करेंगे तो हम लोग इसमें रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं पर डेज वाइज। तो यहाँ पे देखेंगे ये दिखाई देगा ओ लेवल एंड यूपीपीसीएल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इसे डाउनलोड करिएगा, इसमें पूरी शॉर्टकट कीज मिलेंगी आपको। तो इसे पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो आपको समझ आ गया ना, कैपिटल ईच वर्ड में टी क्यों कैपिटल है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बहुत ही सिंपल है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है। बताइए ईमेल आईडी क्या केस सेंसिटिव होती है? इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी की ईमेल आईडी मान लीजिए अंकित है, तो अंकित की ईमेल आईडी अगर मुझे वो कैपिटल में देता है और अगर मैं उसे स्मॉल पे देता है और अगर मैं उसे कैपिटल में लिख देता हूं, तो क्या उसके पास मेल जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगी। बिल्कुल जाएगी। ईमेल आईडी से केस सेंसिटिव का कोई लेना देना नहीं। अगर उसने स्मॉल लेटर पे लिखी है, आप कैपिटल लेटर पे मेल भेज देंगे, मेल चली जाएगी। ऐसा हाँ, मेल आईडी कोई केस सेंसिटिव नहीं है। लॉगिन करते हैं तब नहीं होती है। लॉगिन छोड़ दीजिए, मेल भेजने के लिए सामने वाला नहीं, लॉगिन में भी हो जाता है, ऐसा किसने कहा? ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। क्या किसी की ईमेल आईडी ऐसे हो सकती है अंकित स्पेस शर्मा? नहीं हो सकती। ठीक। ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए। क्या किसी की ईमेल आईडी ऐसी हो सकती है अंकित @शर्मा @gmail.com? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिरी में, तो ये जो आपका देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये एक ही ईमेल आईडी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। क्या ऐसा है? आप जितनी चाहे उतनी ईमेल आईडीज बना लीजिए, ऐसा कोई नहीं होता। आप नंबर ऑफ ईमेल आईडीज एक ही पीसी से चला सकते हैं। अगला है इंटरनेट से जुड़ी आईपी। आईपी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, आईपी एड्रेसेस। तो ये जल्दी मैं आपको दूंगा। आज मेरे को क्लास लेनी थी, मैंने ऊपर सारे पीडीएफ खोल के भी रखे थे, आईपी पढ़ाना है, लेकिन आज क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लग गया, तो मैं आपको आज ना होके नेक्स्ट क्लास में आपको आईपी के बारे में बताऊंगा। आईपी जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये है क्या? ये आपको बताता है आपके कंप्यूटर का अपना एड्रेस। भाई इंटरनेट में तो करोड़ों कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हैं, आप लोग कहीं पे भी कोई भी डेटा भेज रहे हैं, कहीं से भी डेटा मंगा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा कहां से आ रहा है? या गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा किस आदमी ने क्या भेजा? तो कंप्यूटर की एक अपना एड्रेस होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने मोबाइल में कि आपके हर मोबाइल का एक आपका IMEI नंबर होता है, जानते हैं ना सभी लोग? तो इससे क्या होता है, जी सर। उस फोन के बारे में तुरंत ट्रेस किया जा सकता है। अगर आप सिम भी बदल देंगे तो IMEI नंबर नहीं चेंज होता। कंप्यूटर में भी आईपी एड्रेस होते हैं। जो भी चीज जो नेटवर्क में आएगा उन सब का अपना एक एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस जिसे कहते हैं, जिसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक्चुअली इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, IPv4 और IPv6। IPv4 जो है ये वर्जन 4 है और ये वर्जन 6 लेटेस्ट है। आपका अपना आईपी एड्रेस क्या है? अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि IPv4 जो है ये 32 बिट लंबा होता है और ये जो है 128 बिट लंबा होता है। क्लियर? तो इसका ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज है। 32 बिट और 128 बिट इतना लंबा होता है ये। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट टाइम जब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा सीन क्या है, किस तरीके से आईपी एड्रेस के भी अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। क्लियर? जिसमें आता है IPv में क्लास A, क्लास B, क्लास C, और इसके अंदर हम लोग इसको कई एड्रेसेस में बांटते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है। इससे 100% कंपटीशन लेवल में तो 100% एक क्वेश्चन बनता है आईपी क्लासेस का। अगर आप यूपीपीसीएल का आरओ करेंगे या असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि खासकर पुलिस के लिए, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको IPv के। तो नेक्स्ट ये लंबी क्लास है तो ये थोड़े थ्योरी में है, तो अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस जो है उनके अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं, क्लास A, B, C, D, E, इस तरीके से 5 क्लासेस में बटा हुआ है। तो इसमें जो दिया गया है कि कौन सी क्लास गलत है, तो आपको पता है कि ABCD तो होती है, आई नहीं होती कोई, तो इसीलिए ये गलत है। आईपी क्लास आई नहीं होती। नेक्स्ट क्लास में आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे। अगला जो है वो है कि सीपीयू के मुख्य घटक क्या होते हैं, कौन कौन से सीपीयू जिससे कि कैटेगराइज किया जाता है। सीपीयू के बारे में सब जानते हैं। सीपीयू का मतलब, बच्चों एक चीज आपको बता दें, आप लोगों के दिमाग में सीपीयू का मतलब ये आता होगा, दिखा देते हैं, कंप्यूटर कैबिनेट्स। बच्चों ये जो आपकी स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं ये सीपीयू नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक कैबिनेट है, एक डब्बा है जिसके अंदर सारे पार्ट्स लगे होते हैं। क्लियर? कंप्यूटर का जो कैबिनेट या सीपीयू जो होता है वो होता है ये है आप लोगों का प्रोसेसर जो अब आप देखेंगे।
ये रहे, ये होते हैं प्रोसेसर्स। और इन प्रोसेसर्स को अगर आप बड़ा करेंगे तो इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। जैसे इसमें लिखा है कि ये इंटेल कंपनी का बनाया हुआ कोर i5 का प्रोसेसर है और इसकी स्पीड 3.40 गीगाहर्ट्ज है। तो ये प्रोसेसर्स हैं, यही आपके कंप्यूटर की मेन जनरेशन, स्पीड, सब कुछ यही तय करते हैं। तो प्रोसेसर के अंदर भी कई सारी चीजें जो है वो आपको देखनी होती है, जो इसके ऊपर लिखी भी रहती है, कभी कभार हम लोग नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें उसकी क्लॉक स्पीड और साथ ही साथ उसका रजिस्टर साइज, या यूं कह सकते हैं कैश मेमोरी। तो ALU, CU रजिस्टर, ये सारी चीजें आपके प्रोसेसर के ही फीचर्स को दिखाती हैं। रैम आपके प्रोसेसर का पार्ट नहीं है। रैम अगर आप देखें तो रैम एक लंबी चिप है जो प्रोसेसर से अलग लगी रहती है, कंप्यूटर रैम। देखिए ये है कंप्यूटर्स की रैम, ये प्रोसेसर से अलग है। तो ये कंप्यूटर्स की रैम की चिप है, ये कंप्यूटर के अलग रखी जाती है। अभी बच्चों एक दिन मेरी ये UPPCL वाले बैच में हार्डवेयर की क्लास होने वाली है, तो मैं उसका पासवर्ड आपको भी दूंगा ताकि आप भी उसे कॉमनली ज्वाइन करें, ठीक है। और उसके साथ साथ हार्ड डिस्क, ये तो आपको पता ही है, ये भी कंप्यूटर से अलग होती है। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया। रजिस्टर्स छोटे छोटे स्टोरेज कैपेसिटर होते हैं जो कि आपके CPU में अंदर लगे रहते हैं। तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। इन्हीं पेपर्स को अभी हम लोग और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। बच्चों आप में से किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरीज? सभी की CCC की प्रिपरेशन चल रही है? यस सर।